दोस्तों इस शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो रही है बम्पर ड्रॉ और इस फिल्म को बनाने वाले हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इरशाद खान। और अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर की फिल्म में राजपाल यादव और जाकिर हुसैन जैसे बढ़िया बहुत ही नामी एक्टर्स हो तो वो फिर लॉटरी से कम नहीं है। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इरशाद खान एंड जाकिर हुसैन साहब। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू अनमोल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक्स सर। आप डायरेक्टर कैसे बने? मैं तो फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। ये डायरेक्ट मुझे उनसे ही करवाना था, लेकिन वो अच्छा, आपके राइटर से ही करवाना था? उनसे ही तो करवाना आप था। सिर्फ पैसे डाल के फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे? तो फिर वो राइटर वो जो थे वो कहीं और बिजी हो गए। कहानी मुझे बहुत पसंद आई तो बोला चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो डायरेक्शन इतना इजी है? नहीं सर, मैं इस फील्ड में हूँ काफ़ी दिनों से, तो मुझे थोड़ा नॉलेज तो है। ओके। तो वो हिसाब से, और मतलब ऐसे जाकिर भाई जैसे टैलेंटेड राजपाल जी और जितने मेरी फिल्म में एक्टर है ज़्यादातर एनएसडी से हैं, तो मैं भी। तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को ऐसे मंझे हुए एक्टर्स मिले कैसे? कैसे आपने उनका कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया? ये हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं सब, तो एक दूसरे को जानते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका काम किसी ने देखा है तो जाहिर सी बात, अगर कोई अच्छी फिल्म आप करते हैं मार्केट में तो ये एक्टर आपके साथ काम करेगा। लेकिन जब पर्सनल रिलेशन होते हैं, हम लोग दोस्त हैं, तो एक दूसरे के टैलेंट से वाकिफ़ होते हैं कि यार ये टैलेंटेड है, ये कर सकता है। इस वजह से सब मुझे अवेलेबल हो गए। तो जाकिर भाई, मैं नहीं मान सकता हूँ कि सिर्फ दोस्ती है इसलिए आपने हाँ भरी होगी। क्या देखा आपने और कैसे एग्री किया आपने? बहुत सारे कनेक्शंस हैं उसमें। बैकअप है काफ़ी लोगों का पीछे से, जो हमारे अच्छे एक्टर्स और अच्छे डायरेक्टर्स मित्र हैं, तो उनके साथ भी मित्रता है। तो उनका भी कुछ उसमें योगदान रहा कि भाई अच्छी है, फर्स्ट टाइम वो करना चाहते हैं तो देखो ज़रा कुछ हो सकता है। तो दूसरे क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कर लेना चाहिए। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी। अगर किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बता दे तो। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बाबा या इस तरह के लोग तांत्रिक हैं, या जो किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। लोगों को अपने जाल में फंसा लेना और उस तरह से करना। देखिए, हमारी जनता का जो विश्वास है वो इतना कोमल, मैं कहूँगा उसको, इतना होता है। मैं कच्चा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आम जनता जो है बहुत परेशान है अपनी चीज़ों को लेके। तो उनके सॉल्यूशन को कोई अगर उनके सामने रखने की कोशिश करता है तो बहुत जल्दी उस पर बिलीव कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो आप समझें कि ये एक ऐसा बाबा है, आप सोचिए कि लोग किस किस बात पे बिलीव कर रहे हैं। कि अब जैसे कोई बाबा है, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बट कि ये कर दो तो वो ऐसा हो जाएगा, वो कर दो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा बाबा है जो लोगों को गालियां देता है। अच्छा। हाँ, दैट इज़ इंटरेस्टिंग नो। ये सिर्फ गालियां देता है। लोग आते हैं, गालियां सुनते हैं, पैसे दे के चले जाते हैं, बोले हमारा काम हो गया। जो विश्वास जो है, जो यकीन है किसी भी एक चीज़ पर, वो इतना कमज़ोर और इतना वो हो गया है कि आपको ये नहीं है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन वो हो किस वजह से रहा है पता नहीं, क्या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब वो अंधविश्वास के हो जाएगा, गाली मुझे मिल गई मतलब हो जाएगा। तो एक ऐसा बाबा है जो कोई है नहीं, मतलब बैठा है अपना हुक्का पीता रहता है। लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं दूंगा आज गाली, तो रो रो के जाते हैं, बोले बाबा ने गाली नहीं दी तो अभी हमारा क्या होगा। तो ये एक बताने वाली बात है, अवेयर कराने वाली बात है कि किस लेवल तक इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। तो इरशाद भाई, जैसा इन्होंने बताया कि ये एक ऐसे बाबा का किरदार प्ले कर रहे हैं जो गालियां देता है, तो फिर सेंसर में प्रॉब्लम आने की गुंजाइश है या वो सारी गालियां म्यूट कर देंगे आप? नहीं, एक्चुअली जब शूट हो रहा था तो हम लोग तो मॉनिटर छोड़ के हंसने पेट पकड़ के बैठ जाते थे। इवन ये खुद हंस देते थे, कई बार रिटेक होता था, अरे भाई हंस। राजपाल जी जब भी ये करें, और ये अब ये सब एकदम एक्टर तो है ही है जो। और राजपाल जी का क्या किरदार है? राजपाल जी तो इनके मतलब फैन है बाबा के। अच्छा। वो पब्लिक को लेके जाते कि भाई तुम परेशान हो, चलो बाबा के पास, सब टेंशन दूर हो जाएगा। और जाके बाबा के पास, तो उसमें जो सीन जब हम शूट कर रहे थे तो सब कोई इतना हंस रहा था,
तो अब सोचे यार ये गाली तो रखना है, फिर उसमें ए मिलेगा, फिर प्रॉब्लम्स, तो आजकल सेंसर तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो हमने फिर उसका अल्टरनेट जो है गालियों का करके, लेकिन उसमें भी मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आती है, वो ओरिजिनल गाली से ज़्यादा बेटर लगता है। अच्छा, तो सेंसर हमने कराया, यूए मिला हमें, कुछ कट्स आए थे डायलॉग लेकिन के, गालियों के साथ यूए मिला है कि वो अल्टरनेटिव? ऑल्टरनेट। अच्छा, हाँ। अच्छा, मगर वो देखने वाले समझ जाएंगे कि कुछ गलत कुछ बोल इस रहा तरह है। की गलत बोल रहा है, तो वो गालियाँ आप ऐसे, हम भी नहीं चाहते एक सोशल लेवल पे इस तरह से लोगों को गालियाँ सुनाई जाएं, तो वो अच्छा भी नहीं है समाज के लिए। लेकिन ये है कि ये सच्चाई है। सच्चाई से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई गाली देता है कोई बाबा, बट उसको ऐसा बनाने की कोशिश है कि किस हद तक चीज़ें चली गई हैं। करेक्ट। तो कि एक आदमी गाली दे रहा है, अब वो गालियाँ हमने शूट की थी सिर्फ इसलिए कि वो उसका टेम्परामेंट आए, और हमको ये था कि हाँ हम उसको रीडअप करेंगे जब, तो उसको हम ऑल्टरनेट के साथ करेंगे। तो सटायर है ये फिल्म, ये कहना सही होगा? करेक्ट, व्यंग है, सटायर है एक ऐसे सिस्टम पे कि जितने भी इस फिल्म में कैरेक्टर हैं, जैसे राजपाल का कैरेक्टर है, या अपना लड़का क्या नाम है उसका, और भी सुब्रत दत्ता है, सीताराम, तो ये सब लोग एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं। लाइक एक टैक्सी चलाता है, एक कुछ काम करता है, एक किसान है, एक ये है। तो इस तरह के जो तबके के लोग हैं, वो जब अपनी किसी परिस्थिति में, और सबकी परिस्थिति जो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं वो क्या होती हैं, पैसा होती है ना, फाइनेंशियली सब बहुत वीक हैं, तो वो चाहते हैं कि रातों रात कुछ पैसा कैसे मिले। तो उनको कुछ ऐसा एक ट्रम्प कार्ड मिल जाता है जिसके एवज में उनको 50 लाख रुपए या ऐसा कुछ मिलने वाले हैं। तो वो भी एक कैरेक्टर है हमारे, तो वो मिल जाते हैं। उनकी अपनी एक स्टोरी है, तो इस तरह से है पूरी कहानी। तो उनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 50 मिलेगा, इनको मिलेगा, तो सब उसमें और भी पार्टी बनते चले जाते हैं। यू नो, कोई पैसा लेके भाग गया तो पुलिस के पास जाना चाहिए कि भाई मेरा पैसा चोरी हो गया, लोग बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा उसका पता बता दो, पैसा लेके भाग गया, पैसा लेके भाग गया। तो बाबा और पैसे ले लेते हैं, अच्छा 5,000 लगेंगे पता बताने। तो उसमें वो तैयार हैं देने को, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाते, सिस्टम के पास नहीं जाते। तो ऐसे ये जो विचार है, ये जो सोच है, इसी का फ़ायदा इस तरह के लोग उठाते हैं, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी। तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड टू बाबा, क्योंकि हर आदमी वहाँ पे जा रहा है, हर आदमी वहाँ पे जा रहा है, और बाबा उनको लात मार रहा है, उनको मतलब गालियाँ दे रहा है, और वो खुश हो रहे हैं, मतलब ए बाबा। अगर बाबा ने गाली नहीं दी तो मूड खराब, बाहर रोते हुए निकलते हैं, बाबा ने गाली नहीं दिया, ये तो क्या होगा आज का दिन पता नहीं। तो ये किस तरह का कुछ एक कह लीजिए सटायर है, व्यंग है, और कुछ भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली। मतलब ये किस कैटेगरी में रखेंगे ये तो, पर है एक सोशल फिल्म है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, हर कैरेक्टर की। पुलिस वाले की अपनी परेशानी है, जो उसमें पुलिस का एक कैरेक्टर कर रहे हैं। अब वो उसको ये डर है कि मैं बाबा को कैसे पकड़ूं, है ना, कहीं मेरा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। सामने इनके तो 200 लोग बैठे रहते हैं रोज, आते हैं, गालियां सुनते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 2000 जो भी देना वो दे के चले जाते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि बाबा ये पास हो जाए, गाली दे दो उसको। बताइए आप, गाली देने से पास होता है कोई क्या? बोले बाबा ये 2 साल से पढ़ाई नहीं किया, कंटिन्यू फेल हो रहा है, आपकी बार गाली दे दो इस बच्चे को। वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो गाली देने से कैसे पास हो जाएगा? लेकिन अंधविश्वास, देखो बाबा ने गाली दे दी, अब पास हो जाएगा ये। ऐसा है, मतलब बिकॉज आई लाइक दैट कैरेक्टर, क्योंकि उसको अब ये था कि आप इस कैरेक्टर को बनाए कैसे एज एन एक्टर। तो आपके पास है कि मतलब क्या, कैसा गाली बाबा कौन, क्या, किसके ऊपर बेस करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? तो मैं सोचता रहा, वैनिटी में लेटा हुआ कैसे करूं। फिर मैंने सोचा कि को बोला कि एक ऐसा लुंगी ले लो ज़रा, फिर कुर्ता सा बना लो ऐसा। मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मैं कहा बहुत सारी अंगूठियाँ मंगाओ। तो बहुत सारी अंगूठियाँ पहन के बैठा हुआ है, 2 अंगूठियाँ बच गई, तो मैंने कहा इसका क्या करूँ? तो मैंने गले में बांध ली। तो गले में कोई अंगूठी नहीं पहनता, मतलब एक उस तरह की एक चीज़ की कुछ अजीब सा कुछ है, लेकिन लगे भी रियलिस्टिक। थोड़ा सा बैठा हुआ है, हुक्का पीता रहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पे, मतलब तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि उसको इन चीज़ों से नहीं, लोगों ने समझ लिया है कि बस इनकी गाली ही काम करती है। हो सकता है किसी का काम वैसे ही ऊपर वाला कर रहा हो और उसको गाली दे दी और हो गया हो, तो बोले भी बाबा ने गाली, आपको मिल जाएगा। बाबा की बदौलत हो गया काम, हो गया। तो ये इस तरह का विश्वास और इस तरह का बिलीफ जो है हमारे समाज के एक काफ़ी
तबकों में फैला हुआ है, जो बड़ा अफसोस होता है। और हम टेलीविज़न पे भी देखते हैं और जगहों पे भी देखते हैं। इरशाद भाई, आप तो प्रोड्यूसर बनने आए थे, जैसा आपने कहा कि मैं प्रोड्यूसर बनने वाला था। फिर इतनी, क्योंकि डायरेक्शन कोई आसान काम नहीं है और इतना बड़ा जिम्मा ले लेना, तो अब आपको लगता है कि आपने सही किया या आप फिल्म बनाते बनाते ये सोच रहे थे कि ये मैंने गलत कदम ले लिया है? सर मुझे डायरेक्टर तो बनना ही नहीं था, एक्चुअली मुझे प्रोड्यूस ही करना था। उसमें भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही भारी होता है। एग्जैक्टली, एक तो फर्स्ट फिल्म, करेक्ट। ऊपर से दो जिम्मेदारियाँ एज एन डायरेक्टर। अभी भी रिलीज़ के टाइम ये भाग वो भाग, मार्केटिंग भी देखना है, टेक्निकली काम भी देखना है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बीच में मुझे थोड़ा कुछ ऐसे लगने लगा कि यार अब ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, अब ये कैसे न कैसे करना है। लेकिन जो जिसको मैं डायरेक्ट के लिए देना चाह रहा था वो कई और फिल्मों में बिजी हो गए, फिर उनको अपना रुझान था कि कहीं और जाए, तो मतलब चलो ये मैं और कोई डायरेक्टर नहीं मिला, मतलब इतनी मजबूरी थी आपकी कि फिर आपने सोचा कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है तो मैं डायरेक्टर भी बन जाऊं? हाँ, मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और एक्टर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अच्छा, एक्टर ये जल्दी मिलते नहीं है, इनको वेस्ट नहीं कर सकते हम। ऐसे एक्टर्स बहुत कमाल के एक्टर थे सब। सही बात। जाकिर भाई, इसमें हाँ, दूसरी बात मैं इनकी बात में ऐड करता हूँ। दूसरी क्या होता है कि जब एक फिल्म शुरू होती है, उस पर काफ़ी काम हम कर चुके होते हैं। प्री वर्क जो होता है ना, उसका शॉर्ट डिवीजन हो गया होता है, वो सारी चीज़ें हो गई होती हैं। विजन उसका एक बन गया होता है, क्योंकि वो राइटर जो थे उन्होंने ही उसको डायरेक्ट करना था। तो उन्होंने इस डिटेलिंग में लिखी थी स्क्रिप्ट। हाँ, लिखी थी। तो उसमें फिर हम लोग थे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन, थोड़ा ये कैमरामैन हमारे कि भी इसको ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर। तो वो एक टीम कलेक्टिवली जब एक चीज़ खड़ी हो गई, तो अब ये कहना कि अरे यार तुम्हारा डायरेक्टर तो है नहीं तो हम क्यों करें, तो वो थोड़ा सा और थोड़ी सी वो दोस्ती वाली बात भी थी। तो उसमें ये था कि यार अब इतना पैसा उनका लग चुका है, तो चलिए हम मिल के कुछ कर लेते हैं। तो सुब्रत है, राजपाल है, मैं हूँ, और वो राइटर ही मतलब उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो बीच बीच में ऐसा भी होता था कि वो बिजी ज़रूर थे, लेकिन वो आ जाते थे। हाँ, वो आते थे कि यार सॉरी मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन योगदान तो था ही। और हमको भी मालूम था कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो 100% तो आदमी को मरते दम तक कुछ नहीं आता है। ऐसा थोड़ी होता है हर कोई 100% जानता है हर चीज़। तो ये है कि भाई कुछ इनका कुछ उनका कुछ ऐसे मिला के तो सीखना पड़ता है। ऐसा उसको फिर खड़ा किया गया फिल्म को। आजकल ऐसा देखा गया है कि कोई फिल्म जब बनती है, एक कॉरपोरेट का एसोसिएट हो जाना उस फिल्म के साथ बहुत मायने रखता है, बिकॉज कॉरपोरेट्स की पहुंच बहुत है। आपको सिनेमा रिलीज़ के बाद सिनेमा मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। कॉरपोरेट्स को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ये मल्टीप्लेक्स चेन्स वगैरह, और आजकल तो मल्टीप्लेक्स चेन्स में कितने शोज़ मिलते हैं, कौन से शोज़ मिलते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो जब कोई कॉर्पोरेट एसोसिएट नहीं होता है, कितना मुश्किल हो जाता है एक प्रोड्यूसर के लिए, और खासकर एक फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर के लिए? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई इंटरटेन ही नहीं करता। फिर या तो उनको इतना पीने का दो कि जितने का बजट नहीं है फिल्म का उतना दो, तो उतना कैपेसिटी होती नहीं है। लेकिन वही है कि गुडविल मेरा अच्छा था, तो जो कॉर्पोरेट के साथ जुड़े हुए वही डिस्ट्रीब्यूटर मेरी फिल्म कर रहे हैं। अच्छा, ऑल इंडिया। अच्छा। तो रिलीज के वक्त उतनी दिक्कतें नहीं आ रही है जितनी कि एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को आ सकती है? हाँ, मुझे इतनी दिक्कत ऊपर वाले के करम से नहीं हुई। हालांकि मैं सोचा था कि अब कैसे होगा, क्या करूँगा। मैं बना तो लिया, बना के रिलीज़ नहीं करना और बहुत बड़ा टेंशन है। एक तो दो जिम्मेदारियाँ, ये तीसरी जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लिया। एक्चुअली मैं खुद रिलीज़ कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। अच्छा, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने चुन लिए हैं? हाँ, और आपके अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलीज करेंगे, तो मतलब एंड तक रिस्क आपका होगा टोटल। दूसरी बात इसमें मैं क्योंकि हम लोग इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, दूसरी बात ये है कि ये जो चेंजेस हुए, डायरेक्टर नहीं रहे, दूसरे वाले इनको करना पड़ा हमको, तो उसमें बजटिंग का थोड़ा सा हिल जाता है फिर। सही बात है, क्योंकि जो चीज़ें लाइनअप रहती हैं, जब उसमें थोड़ा सा रिशफलिंग आता है तो बजटिंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही फिर चीज़ें आके बैठती हैं कि फाइनेंसेस कैसे करें। तो बहुत मुश्किल से ऐसे कर आके जोड़ तोड़ करके मेहनत करके वो फिल्म अगर 10 दिन की शूटिंग है तो 5 में ख़त्म करने की कोशिश, और वो सब बजटिंग को लेवल पे लाके तब किया गया। अब कॉर्पोरेट कैसे ऐड करें, उसके लिए पैसा चाहिए। तो किस तरह से कैसे हम ओवर बजट तो हो ही गए हैं और ज़्यादा ओवर ना हो पाए, उसमें से कैसे हम आसानी से चीज़ें निकाल के कैसे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए। तो उनको मिला वो पॉइंट की
उनके साथ ही मिलके हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी जो उसमें, इट्स नॉट कट टू कट या 1 to 1 कि हमने फिल्म बना दी अब कॉर्पोरेट के पास जाएं, ऐसा नहीं। करेक्ट, ऐसा नहीं। और इरशाद भाई, अब जब आप डायरेक्टर बन गए हैं तो अगली फिल्म से प्रोड्यूसर ही रहना उचित समझेंगे या अब डायरेक्शन में भी उतर आए हैं, हमेशा के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए हैं? सर देखिए, मैं तो सिर्फ प्रोड्यूस ही करूंगा, लेकिन कोई कहानी ज़्यादा पसंद आ गई, दिल को और वो राइटर बिजी हो गया तो मैं डायरेक्शन का जिम्मा भी ले लूंगा। एक्चुअली फिल्म इनका मुझे intention है नहीं। राजपाल जी ने जब फिल्म देखा तो बोले यार, अब उन्होंने एक फिल्म मुझे दे दिया, आप डायरेक्ट करो, प्रोड्यूस करो। अच्छा। हाँ, टच वुड फिल्म का नाम है। अच्छा। इसके बाद वही जा रही है। तो वो भी आप डायरेक्ट करेंगे? वो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो कहानी भी अच्छी है तो काफी। फिर तो आगे चल के आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही कहलाएंगे। अगर पहली फिल्म भी आपने डायरेक्ट की, दूसरी फिल्म भी आप डायरेक्ट करने वाले हैं, तो फिर तो छाप लग ही जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, बट इनका है कि इनका इंटेंशन है कि यार बहुत मुश्किल होता है दोनों काम संभालना, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। और सबसे ज्यादा, हाँ सॉरी, ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात तो सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है? सबसे ज्यादा मुश्किल तो पहले एक्टर को लाने में आती है। कोई आता नहीं है भाई, डायरेक्टर ने क्या किया है, प्रोड्यूसर ने क्या किया है। सही सही। मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आपके साथ काम करने को, वो कि क्या किया है पहले बताओ। लेकिन सब दोस्त यार से मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अवेलेबल हो गए इजीली। तो फिल्म बनाने में तो दिक्कतें है ही है, बाद में पोस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे 2 बार री एडिट की फिल्म मैंने, फिर मिक्सिंग भी 2 बार 3 बार, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा, एक आवाज़ यहाँ से आ रही वहाँ से आ रही, बोला यार पहली बार है। और दिग्गज लोग मेरे फ्रेंड है, कोई देख के ऐसा ना बोले कि ये क्या बना दिया। क्या बना दिया। हाँ। तो फिर फाइनली मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। फिर रिलीज़ के लिए भी मैंने एक बांट दिया कि भाई जो मेरे दोस्त है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सब मैं करूँगा जो भी है, लेकिन आप ये काम सबको मैंने बांट दिया सबका, तुम ये करो तुम ये करो। बाद में मुझे तो एकदम मैं वो हो गया था, कैसे करूँगा यार इतना सारा कुछ अकेला। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब थोड़ा आदमी टेंशन में होता है तो सब धीरे धीरे निकल लेते हैं, अकेला रह जाता हूँ। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार सब तो निकल लिए, मैं अकेला हूँ। अब वो हार्ड डिस्क लेके फिल्म का यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर करके, लेकिन जब अब सब होने लगे तो अब लग रहा है कि पीछे फौज खड़ी है मेरे। ऐसा हो रहा है। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जाकिर भाई, जनरली छोटी फिल्मों को, जैसे मैंने कहा कि शोज़ कम मिलते हैं और रिलीज़ थोड़ी जितनी अच्छी होनी चाहिए वैसे नहीं होती है, तो तब ये सिस्टम पर गुस्सा आता है या क्या? आई मीन, whom do you want to blame? बहुत आता है। हाँ, हाँ है, मतलब देखिए एक्चुअली छोटी और बड़ी फिल्म नहीं होती, सही फिल्म बात है। अच्छी और बुरी होती है। करेक्ट। मगर वो देखने से पहले वो सिर्फ छोटी और बड़े पर डिसीजंस ले लेते हैं, एग्जिबिटर्स और मल्टीप्लेक्स बस चेन्स। वही है। नहीं, मैं उसमें भी थोड़ा सा डिफर ये करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि जैसे कल मेरा प्ले था एनसीपीए में, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा प्ले देखने कोई क्यों आए। इट्स जस्ट दैट कि मेरी फिल्म देखने कोई क्यों जाएगा, मतलब, या किसी बड़े डायरेक्टर की क्यों जाते हैं, हमारी क्यों नहीं जाते। तो वो ठीक है, वो एक उनका अपना एक लेवल, अपना नाम होता है, वो उतना काम कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर नया कोई इंसान डायरेक्ट या प्रोड्यूस करना चाहता है तो फिर नए लोग कैसे आएंगे? अगर हम सभी के सब बड़े प्रोडक्शन हाउस में या उनके साथ ही काम करेंगे तो फिर तो ऐसे अगली जनरेशन तो आ ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग है कि भाई हर किसी को अपने करियर और अपने स्टेटस का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई इतनी मेहनत से मैंने इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं, तो आई कांट फ्रिटर इट अवे। हाँ, वो बिल्कुल उनकी सोच सही है और सबकी सोच ये होनी भी चाहिए। ग्रो ही करना चाहता है हर इंसान, लेकिन उस ग्रोथ में आपको ये देखना तो पड़ेगा ना कि अगली जनरेशन कैसे आपके टच में रहे। अब मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं कर पाते होंगे लोग, बहुत लोग कर पाते होंगे। जैसे मेरा फ़ोन है, आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन, लाइक एनीवन कैन कॉल मी, आई अटेंड एवरी कॉल। बट ठीक है, ये मेरा अपना तरीका है। लेकिन हाँ, फिल्म नहीं पहुंचती है तो वो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। मेहनत तो आपने पूरी की है। ऐसी और भी 2-4 फिल्में हैं जिनमें हमने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन वो ठीक से पहुंच नहीं पाई। रिलीज़ हुई लेकिन लोगों ने देखी, यार कमाल की फिल्म है, लेकिन वही होता है कि उसका रिलीजिंग पॉइंट इतना कमज़ोर हो गया कि लोगों तक वो रीच नहीं हो पाए। अच्छे खासे, मतलब हमारे टिशू भाई की एक फिल्म थी, जैसे वो शागिर्द हमने की थी, तो नाना पाटेकर वाली। हाँ, तो वो लोग देखते हैं, बोलते बहुत अच्छी फिल्म है यार,
वाकई में बहुत अच्छी फिल्म थी जो सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाई। बस वो अब उसमें किसकी गलती है क्या है, अब उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई कॉर्पोरेट जुड़ नहीं सकता था, हो सकता है इट वाज रिलायंस की फिल्म थी, रिलायंस एंटरटेनमेंट तो जुड़ा हुआ ही था। बाद में वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले करेक्ट, सही बात है। अब वो किस तरह से रखी जानी चाहिए थी ऑडियंस के सामने और किस तरह से नहीं रखी गई, बस अब वहां तक बात आ गई है। बिल्कुल। तो आप अगर एक छोटी सी फिल्म को लेके अगर कोई जैसे एग्जाम्पल देने में क्या पीपली लाइव है, अब उसमें आप बताइए कौन कौन स्टार कौन क्या, लेकिन अब जब उसको बनाते हैं तो एक नाम जुड़ता है पीछे, आमिर साहब उसको जब बैकअप करते हैं तो वो चीज़ ऐसी लगने लगती है जैसे कोई फिलोसोफर कोई बात कह रहा है। सही बात है। तो इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं तो छोटी फिल्म भी बड़ी हो सकती है। बड़ी हो सकती है, बिल्कुल। चलिए हम यही दुआ करेंगे कि ये छोटी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी साबित हो और ऐसी फिल्मों के मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे जाकिर भाई और इरशाद खान, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। इनकी फिल्म बम्पर ड्रॉ इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है और जैसा आपने इंटरव्यू में सुना, ऐसी किस्म की फिल्मों को बहुत बढ़ावा चाहिए। इसी तरह सिनेमा मूवमेंट आगे बढ़ेगा एंड नया जनरेशन जो है एक्टर्स का, डायरेक्टर्स का निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी अनमोल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मज़ेदार एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zenetwork.com एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिस, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood। दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय।